नमस्कार दर्शकों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हमारा बी पैक 105 का यूनिट 1 जिसमें कॉन्सेप्ट, नेचर और स्कोप जो हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ टर्म है, ये हम पहली यूनिट में देख चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी पढ़ाया जाता है किताब से पढ़ाया जाता है, सेम स्ट्रक्चर जो किताब में होता है वही फॉलो होता है। सो वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स जिससे हम डिराइव करेंगे कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। फिर एक इंट्रोडक्शन जिसको आप अपने दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर करते हुए आप एक अच्छा सा ब्यूटीफुल आंसर ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आइडियोलॉजी को शार्पन करता है। देन हम लोग फंक्शंस देखेंगे। देखो, यूनिट में ना 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, फंक्शन क्या होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। और तीसरा, क्लासिफिकेशन, जो किस प्रकार के डिस्टिंक्शंस अवेलेबल है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ डिसिप्लिन। ओके, सो फंक्शंस में हम देखेंगे 4 चीजें। पहली हमारी है मैन पावर, जिसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहा जाता है। फिर हम देखेंगे रिक्रूटमेंट, देखेंगे किस प्रकार से होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होती है, क्या है। फिर हम सैलरी स्ट्रक्चरिंग देखेंगे। एम्प्लॉइज वेलफेयर एज अ टर्म, एज अ कॉन्सेप्ट कैसे इसमें आता है, किसमें, फंक्शन में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम देखेंगे। फिर सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें मीनिंग भी देखेंगे और टाइप भी देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन और मीनिंग एंड टाइप्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंक्शंस में अगर आपका सवाल आ जाएगा तो आपको 4 हेड्स में ही आंसर लिखना है। ठीक है, सिमिलरली क्लासिफिकेशन में आ जाएगा तो ये मीनिंग भी लिखनी है, टाइप्स भी लिखनी है, क्योंकि बुक जो है मीनिंग पे भी फोकस करती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इंक्लूसिवली आता है क्वेश्चन पेपर में। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फंक्शंस पूछिए, तो साथ में सिग्निफिकेंस पूछ लिया, या फिर पूछ लिया व्हाट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज इट्स स्कोप एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, या फिर नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पूछ लिया। ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन के साथ सिग्निफिकेंस पूछ लिया। ऐसे इंक्लूसिव क्वेश्चंस आने की ज्यादा वो होती है, चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसका हमारा महत्व होता है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का, ये कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जिस मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इन प्रश्नों का उत्तर देने के लायक बन जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रकार के प्रश्न ही आपके ड्राफ्ट होके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर स्टडिंग, और बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बुक में जो जो है वही सब है। तो व्हाट विल यू बी एबल टू डू इज डिस्कस वेरियस फंक्शंस विच इज इंक्लूसिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ट्रेनिंग कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी स्ट्रक्चरिंग कैसी है, और एम्प्लॉय वेलफेयर। ये एक ही पॉइंट है, परंतु इसके अंदर जो मैंने बहुत सारी चीजें मैंने अंडरलाइन की है ना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चंस मैंने दिए रखे हैं। तो उससे यू वुड बी एबल टू एनालाइज दैट दीज क्वेश्चंस आर कमिंग। ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन मतलब ये मेन हेड बता रही हूँ आपको, 3 मेन हेड। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस के ऊपर, ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो महत्वता है वो क्या है। देन कम्स द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी एक दो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इग्नू में, ये आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन में हमें बुक हमें बताती है कि देखो, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को ना हेल्प करता है, एक प्रकार से सहायता करता है, असिस्ट करता है किस चीज में, कि वो जो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर पाए। ठीक है, दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन से। फिर बोलते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ओवरऑल सक्सेस है वो एकदम वेरी हेवीली, बहुत ही यूजली डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस में, किनकी, उनके उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल सिस्टम की। अर्थात अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ए है तो वो कितना सक्सेसफुल होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका पर्सनल सिस्टम कैसा है। पर्सनल मतलब अपना वाला PERSONAL वाला नहीं, ये डबल एन ई एल वाला है, पर्सनल सिस्टम। अर्थात वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका कितनी इफेक्टिविटी है, वो कितने इफेक्टिव है, उस चीज के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस डिपेंड करती है। अब ये जो सिस्टम है हमारा, दिस पर्सनल सिस्टम, ठीक है,
एनकम्पासेस मतलब ये गुजरता है कई प्रकार के फंक्शंस के साथ, जिसमें रिक्रूटमेंट आता है कि इनको रिक्रूट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, उनके स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाएगा, एनहांस किया जाएगा, और जब वो एनहांस होंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे, प्रोडक्टिव बनेंगे और बढ़िया करेंगे, तो किस प्रकार से साउंड मतलब अच्छी भली, लॉजिकली परफेक्ट प्रमोशनल पॉलिसीज का किस प्रकार से बनाया जाएगा और उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। इस प्रकार के फंक्शन से जो हमारा ये पर्सनल सिस्टम है गुजरता है। तो साथ ही साथ इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग डिसिप्लिन। देखो ये सारी जो मैंने हाईलाइटेड की है यहाँ पे, जो बोल्ड किया है वो तो है ही, साथ ही साथ डिसिप्लिन को मेंटेन करना, सर्विसेज को क्लासिफाई करना, रैंक्स देना, पोजीशनिंग डिफाइन करना, और रीड्रेसिंग करना कि अगर कोई ग्रीवियंस है, किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनको दिक्कत है, उसको सॉल्व करना इसमें आता है, ठीक है। रीड्रेसल बोलेंगे उसको, रीड्रेसिंग ऑफ grievances and improving the working environment, this is also very important, ठीक है। This is a whole picture of what we are going to see in this unit. Now comes the part which is the functions of personal administration। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 पॉइंट्स है, इन्हीं 4 पॉइंट्स पे आपने एग्जाम में भी आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैन पावर या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। कैसे, पहले जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो बिफोर रिक्रूटमेंट बिगिंस एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एसेस इट्स नीड्स regarding the number of personals, job definitions, required skills and the nature of the work। इससे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेगी, चलो भाई हम लेके आने वाले हैं, लोगों को भर्ती करने वाले हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ये पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज की जानकारी होनी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, कितने होने वाले हैं वो लोग, अगर वो लोग रिक्रूट हो रहे हैं तो उनकी जॉब डेफिनेशन कैसी होगी, अर्थात वो किस प्रकार का काम करेंगे और उस प्रकार का काम करने के लिए उनको किन स्किल्स की आवश्यकता है, और साथ ही साथ किस प्रकार का काम करेंगे, दैट इज द नेचर ऑफ द वर्क इज ऑल्सो समथिंग विच ऑर्गेनाइजेशन शुड plan before the recruitment process begins, okay। Then comes predictive nature। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रकार का ना प्रिडिक्शन करता है। इट प्रिडिक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ पर्सनल्स नीडेड टू बी रिक्रूटेड, ट्रेन, प्रमोटेड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। साथ ही साथ जब ये जो हमारा फंक्शन हो रहा होता है तब ये भी किया जाता है कि देखो हम लोगों को, अब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था, सोचो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, हमारा एक कंपनी थी, हमारी कैंडल बनाने की कंपनी थी, तो हम कैंडल बनाते हैं और हम उनको सेल करते हैं, हमारा अच्छा सेल चल रहा है, ठीक है, हम होलसेल रिटेल हर जगह है, हमारी शॉप्स भी हैं, 4 स्टेट्स में हमारी शॉप है। एक चीज हमें खटक रही है कि देखो कैंडल का मार्केट बहुत बड़ा है और हम बहुत ब्यूटीफुल से कैंडल बनाते हैं डिफरेंट शेप्स के। हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी है, ये जो हमने बनाई है, इसको हम क्या करें, ऑनलाइन लें। तो इसके लिए हाँ मेरा बजट है, सोच लो मेरे पास 10 लाख रुपए बजट है। तो अब मैं सोच, सबसे पहले मेरे को टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डेटाबेसेस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी में, कंप्यूटर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, साथ में ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं सोचती हूँ, मेरे साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हम लोग मिलकर सोचते हैं हमारे कंपनी में कि ठीक है, हम जो है 5 से 7 प्रोफेशनली ट्रेन्ड पीपल को हम लोग रिक्रूट करेंगे, जिसमें वो वेबसाइट बिल्डिंग करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो भी हमारा पूरा एक प्रोसेस है वेबसाइट बिल्डिंग करने का, ऑनलाइन कार्ड बनाने का, ऑनलाइन प्रमोशन करने का डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। तो इसके लिए हम लोगों को कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, हम रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये जो रिक्रूटिंग है, अब मैंने देख लिया कि 7 लोग होंगे, मेरे पास 7 लोग हैं, ठीक है, मेरे पास 10 लाख का बजट है, ठीक है। हम प्लान करते हैं कि पहले अपने टेक में भले ही हम टेक्नोलॉजी में 4 लाख रुपए खर्च करते, लेकिन जो इंडिविजुअल्स और सब मिलाकर हम 6 लाख तक ही इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे इंक्रीज करके 10 लाख कर देंगे अगर हम मुनाफा लेते हैं। तो ये भी मेरी प्लानिंग है, जैसे प्रिडिक्शन है कि अगर गया तो, क्योंकि बैकअप पे रखना है हमने। फिर साथ में हम लोग ये देखेंगे कि चलो हम 10 महीने का देखते हैं, 10 महीने या फिर 2 महीने, 3 महीने, मतलब एक ट्रेजेक्ट्री हम लोग बनाएंगे कि किस टाइम पे वी हैव टू सी दैट हमारा मुनाफा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उनके लिए हम उनको एक प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे कि 3 महीने का काम है, उसके बाद हम आपको या तो मतलब
आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो दिस इज हाउ प्रिडिक्टिव नेचर इज आल्सो देयर इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये मैं रिगार्डलेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बीइंग गवर्नमेंट बोल रही हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है मेरी जो कंपनी का एग्जांपल है उसमें। अब लीड टाइम, by anticipating skill requirements in advance, a manpower plan provides necessary lead time for recruitment and selection, thereby controlling routine delays. महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि जो रूटीन डिलेज हैं, जो कार्य में रुकावटें आती हैं, बंदिशें आती हैं, वो हमने पहले हटानी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग है, ये हम इतना ब्यूटीफुली करते हैं कि हम देख लें कि किस प्रकार का हम लोग को स्किल चाहिए। तो जब हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा होगा, हम सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो हम लोग का वक्त बचेगा, ताकि वी आर नॉट वेस्टिंग, हमारा बजट भी सिक्योर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने कंपनी का एग्जाम्पल दिया, मैंने उससे पहले बना लिया कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, या फिर आपके पास ये स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, आप 2 से 3 साल काम करके रखना चाहिए, आपका इतना सैलरी होगा, नॉन नेगोशिएबल है। ये मैंने 4 पॉइंट्स बना लिए। अब इस पे जो हमारी एप्लीकेंट्स आएंगे, उनको हम देखेंगे। 100 लोग कर रहे हैं, 100 में से अगर सोचो 50 लोग ही इसको ओके कर पा रहे, तो 50 को देखेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, ऐसे करके करेंगे। तो इससे हमारा समय बच रहा है, ठीक है। देन की ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हमारे मैन पावर प्लानिंग की। सबसे पहला, इंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस करेंटली एम्प्लॉयड। जो लोग को एम्प्लॉय कर लिया है, उनका ऑप्टिमम, उनका एकदम फ्यूचर मैक्सिमम हम जो है उनका यूटिलाइज कर सके, उनकी क्षमताओं का। देन कम्स फोरकास्टिंग फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट्स टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मैंने देखो, अब मैंने वो कंपनी का एग्जांपल में फिर लाती हूँ। सोचो मैं एचआर में हूँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में मैं कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, कंपनी ने अभी लोगों को भी, टेकीज को भी हायर कर लिया है, हमारी वेबसाइट बन गई है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, वेबसाइट के साथ साथ ऐप लॉन्च भी करूंगी। तो ऐप लॉन्च करना है, ये एक तरह का स्किल अपग्रेडेशन है। मुझे कुछ और लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जो वो एप्स को भी देखेंगे, वेबसाइट के साथ साथ ऐप भी चलेगी हमारी। तो इस प्रकार से हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सोचो प्रमोशंस करेंगे। प्रमोशंस को भी अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रमोशंस के लिए इन्फ्लुएंसर्स को लेना, उनको मतलब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसके लिए हम लीगल टीम बनाएंगे अलग से। जो हमारी लीगल टीम एक तो कंपनी की है, अपने इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक स्पेसिफिक बनाएंगे। ऐसे ही मल्टीपल चीजों में ना, मतलब एनहांसमेंट मैं कंपनी के हिसाब से देख रही हूँ। तो सिमिलरली, एक तो मैंने सोचा कि चलो मैं सीधा ही और कुछ टेकीज को, जो टेकीज मतलब जो टेक नॉलेज वाले लोग हैं, उनको मैं एम्प्लॉय कर लूंगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी सोचूंगी, जो मैंने पहले लोगों को एम्प्लॉय, मतलब जो जिनको मैंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, रिक्रूट किया, क्या वो लोगों के पास क्षमता है कि वो लोग अपने आप को अपस्केल कर लें और मेरे ऐप को खुद वही बना दे, मुझे किसी को एम्प्लॉय मतलब किसी को रिक्रूट करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी मैं देखूंगी, ठीक है। तो उनका स्किल कैसे इंप्रूव करना है। Then providing control measures to ensure resources are available when needed. अब सोचो, मैंने लोगों को अपॉइंट कर लिया कि आप लोग बनाओ वेबसाइट मेरी कंपनी के लिए, मैंने कैंडल लॉन्च करनी है। उनको मैंने कंप्यूटर दिया ना, मैंने उनको प्रॉपर जो ये क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम लेते हैं ना हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, वो मैंने उनको प्रोवाइड नहीं की। हाउ दे आर गोइंग टू डू इट इफ दे आर नॉट हैविंग अ प्लेस टू वर्क। तो उनको रिसोर्स को प्रोवाइड करना, अगर मैंने उनको रख भी दिया, हमें बिजली जाए जा रही है, बिजली जाए जा रही है, वाईफाई नहीं है, तो कैसे होगा, मतलब तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वो रिसोर्सेज भी उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन डिटरमाइनिंग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग लेवल। रिक्रूटमेंट किस प्रकार की होगी, जो मैंने 4 डिसीजन लिए, ये हमारा एचआर वाले करते हैं मैन पावर प्लानिंग में। और ट्रेनिंग किस प्रकार की होगी, देखो, अब इनको एम्प्लॉय कर ले, इनको रिक्रूट करने के बाद व्हाट आई विल डू is that I will tell them this is how you have to do it. We will train them, or maybe we will hire someone for training time duration only, and we will say that आप इनको ट्रेन कर दो, ठीक है, लेकिन इनको बता दो ऐसे ऐसे करके होना है, ठीक है। बट ऑल दो वेबसाइट के एग्जांपल में उनको पहले से आना चाहिए। लोग फ्रीलांस भी करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल सा बात हो गया, लेकिन मैं एग्जांपल में आपको बता रही हूँ, ठीक है। देन कम्स असेसिंग फ्यूचर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिसमिसल्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग ये भी असेस कर ले कि फ्यूचर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट क्या है उन लोगों का जिनको हम भर्ती कर रहे हैं, ताकि बाद में ना हमारा
डिसमिसल ना हो। किसी को एम्प्लॉय, किसी को हमने अपनी भर्ती कर लिया, देन वी आर लाइक नो वी डोंट वांट, इफ यू आर कमिंग, इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ बट यू वांट, वी वांट यू टू बी इन भोपाल, देन यू नीड टू बी इन भोपाल। सो अगर वो रिमोट है या फिर आउट ऑफ प्लेस वर्क है या फिर वर्क फ्रॉम होम है, वो सब इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर लुकिंग आफ्टर। अब मेथोडोलॉजी किस प्रकार का यूज किया जाता है इज दैट, ये जो हमारा प्रोसेस है ये यूज करता है जॉब एनालिसिस टू एक्सप्लिसिटली lay down goals and determine quality and quantity of personnel needed। जो स्पेसिफिक रोल व्यक्ति ने काम करना है तो उसके लिए जॉब एनालिसिस का मेथोडोलॉजी यूज होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जिसको भी हम लोग ले रहे हैं ना, भर्ती कर रहे हैं, उस व्यक्ति की क्या क्षमता होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और उस कैपेसिटी में वो कितना प्रकार, किस क्वांटिटी में काम कर सकता है और क्या हमें चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी ट्राई एंड वी शुड बाय यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी ऑफ जॉब एनालिसिस हम करते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मित्रों हमारा आ जाता है दूसरा पॉइंट फंक्शंस के अंदर, जिसमें 3 मेन हेड है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, इजी इजी है। तो रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सर्च करता है और डिफरेंट कैपेबल, जिन लोगों ने एप्लीकेंट्स ने दिया है कि हमको एम्प्लॉय बनना है, दोज आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके थ्रू हम जाते हैं कि किसका क्या क्षमता है, कौन कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, देन ये जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना, इसको पॉजिटिव फंक्शन बोला जाता है, इन ऑपोजिशन ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, रुको मैं बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट में आई बिलीव। तो इसको एक पॉजिटिव फंक्शन बोला जाता है बिकॉज इट एम्स टू इंक्रीज द सिलेक्शन रेशियो। रिक्रूटमेंट एम्स टू इंक्रीज द सिलेक्शन रेशियो। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट जो सिलेक्शन है वो एक नेगेटिव फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि वो एलिमिनेट कर देता है एप्लीकेंट्स को बेस्ट फिट ढूंढने के लिए। What this means is that अगर रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, हम 10 लोगों को ले रहे हैं। ठीक है, सोचो यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 3 लोगों को हम लोगों ने ऐसे करके ले लिया। ठीक है, इनको हमने रिक्रूट कर लिया, वी हैव गिवन देम जॉब। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव फंक्शन क्योंकि इन सबको हमने ले लिया। ओके, अब इसमें क्या है, मैंने इनको प्रोबेशन पीरियड दे दिया कि हाँ आपको 6 महीने तक काम आपका देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो इसमें से हम 6 लोगों को रखेंगे 9 लोगों में। ठीक है, तो सोचो हमारे ये 3 लोगों को हमने नहीं रखा, इन तीनों को रख लिया। तो ये जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा प्रोसेस है, ये सिलेक्शन का है। ये पहला वाला जो था वो रिक्रूटमेंट का, इसलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव फंक्शन माना जाता है, परंतु ऑन द कॉन्ट्ररी सिलेक्शन को नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि देखो इन 9 लोगों में ना हमने बेस्ट फिट निकाले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेस्ट फिट। ठीक है, अब देखो एक साउंड, एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है, देखो अट्रैक्टिव लिटरेचर, इन लोगों को जिनको मैंने भर्ती किया उनका लिटरेचर कैसा है, उनकी भाषा बोली कैसी है, वो राइटिंग कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, साइंटिफिक टेस्टिंग को आती है। ठीक है, दैट हाउ दे आर वर्किंग in the specific area whereby they have to work and how religiously, how effectively they are working, quantity as well as quality। देन इंटरनल टैलेंट देखा जाता है कि अगर मैं इसको आज भर्ती लेती हूँ तो ये इतना ड्यूरेशन में मेरे को, मतलब जितने भी वक्त ये बंदा यहाँ काम करने वाला है ये कितना बढ़िया होगा मुझे। देन मेंटेनिंग अ फॉलो अप प्रोबेशनरी प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर। ये प्रोबेशन में बता दिया फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, मतलब आपको 3 महीने के लिए रख लिया, फिर बताते हैं कि 3 महीने बाद या तो आप पक्के हो जाओगे या फिर आपको कंपनी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो निकाल देगी। सो दिस इज अबाउट रिक्रूटमेंट। ओके, इसके बाद हमारी अगली आ जाती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है, एक निरंतर चलता हुआ प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो पर्सनल्स हैं, उनकी जो कंपिटेंस है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। किस प्रकार से, बाय इम्पार्टिंग नॉलेज, उनका जो प्रोफेशन में वो है उसका, उस चीज का क्षमता, उस चीज की स्किल्स और नॉलेज को बढ़िया कर सके। एंड सुटेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, उनको पहला तो नॉलेज दिया जाता है और ऐसा बिहेवियर उनके साथ रखा जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है ताकि उनका कंपिटेंस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के हम लोग को ट्रेनिंग बताती है हमारी किताब, पहली है इनफॉर्मल और दूसरी है फॉर्मल। इनफॉर्मल में ये होता है कि देखो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो किस प्रकार से सीखता है, बाय डूइंग ट्रायल एंड एरर, कुछ गलती की फिर सीखा, फिर प्रयास किया, एंड देन दैट इंडिविजुअल लर्न्स इनफॉर्मली। फॉर्मली क्या है, वो मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनका
उनको स्किल्स दे दिया, उनको कोई ये क्या कहते हैं कोर्स में एनरोल कर दिया, ठीक है, उनके लिए प्रोफेशनल बुलाया गया जो उनको स्पेसिफिक स्किल सिखा रहा है, ठीक है, ऐसे करके। यू वुड हैव हर्ड फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन बैंक, सो इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन अ बैंक इन सम आउटर एरिया, ठीक है, वहां पे दैट इंडिविजुअल इज वर्किंग, बट वहां से उनको एक सिटी में भेजा जाता है, वहां पे उनको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, सिमिलरली ओके वो फॉर्मल ट्रेनिंग में आ जाएगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम एम देख लेते हैं, ट्रेनिंग क्या क्या एम करता है, ठीक है। तो पहला स्किल को अपग्रेड करना, इंडक्टीज द इंडिविजुअल्स जो भी मतलब जो होल प्रोसेस कर रहे हैं, दोज इंडिविजुअल हु आर इन द discourse of working, they should be aware of the rules and the goals which has to be followed and why these are there to be followed, okay. Then broadening the outlook, इसके लिए आउटलुक का मतलब ये होता है कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन का ना गाइडिंग एटीट्यूड कैसा है, किस प्रकार की फिलोसफी वो रखते हैं, या फिर कहो तो उनका लॉन्ग टर्म विजन कैसा है वर्कफोर्स के लिए, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उसको भी ब्रॉडन करना, ठीक है। देन मेंटेनिंग मोरल, सबको मोटिवेट रखना है, और वेस्ट, किसी भी चीज का वेस्ट होना या एक्सीडेंट होना, लॉस होना, इधर इट इज फाइनेंशियल, ह्यूमनली और एनीथिंग शुड। अब हमारा दर्शकों आ जाता है एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रमोशन का, ठीक है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें एक हमारे स्कॉलर का भी नाम आता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू मेंशन। तो एक लैटिन शब्द है प्रोमोवेरे, जिससे हमारा प्रमोशन आया है, इजाद हुई है, ठीक है। प्रमोशन का मतलब है एडवांसमेंट करना एक एम्प्लॉय का, किस चीज के लिए, एक बेटर जॉब के लिए, ठीक है। अ पर्सन ए वाज वर्किंग in a organization doing this job, but now he is being advanced into doing this job, okay, and for that he has been provided certain more incentives in comparison of what he was getting here, ठीक है, जिसमें ऐसी जॉब जिसमें उनको ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, हायर रैंकिंग है, रिस्पेक्ट है, और उनका पे भी इंक्रीज कर दिया गया। ये चीज, ये जो एक्शन है, ये जो एक्टिविटी है प्रमोशन का, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि जो भी व्यक्ति उनके वहां पे काम कर रहे हैं उसमें से कौन कंपीटेंट है, उनको हम और लेवल अप कर दें, और साथ ही साथ जो लोअर पोजीशन है वहां पे और टैलेंटेड लोगों को मौका मिले कि वो भी आकर वहां पे वर्क करे। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन ए वॉज इन दिस रैंक एंड देन ही गॉट इन टू अपर रैंक, now this rank is empty, so someone else would be joining this area, this position, okay, this is what this point says। देन हमारा आ जाता है ब्लॉग बी और ब्लॉग बाई, एज यू मे प्रोनाउंस, आई माइट बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन। सो ही, इनके कंडीशंस है फॉर साउंड प्रमोशन, एक प्रॉपर प्रमोशन, देखो साउंड बोला जा रहा है, प्रॉपर नहीं बोला जा रहा, साउंड प्रमोशन, साउंड रिक्रूटमेंट, तो आप भी साउंड शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। तो साउंड प्रमोशन की क्या कंडीशंस हैं ये हमें बताई जा रही है। तो कंडीशंस क्या क्या है, एज पर ब्लॉग बी, यू हैव टू मेंशन हिज नेम, इज दैट first, adoption of standard specifications, classification of positions, recruitment from within for higher posts, and adherence to merit principle। merit principle important point। सबसे पहला, जो भी व्यक्ति ऊपर के हिस्से में जा रहा है वो मेरिट के हिसाब से आए हों, कि उनमें क्षमता हो कि ऊपर जाके वो और अच्छा काम कर सके, पहली चीज। अब ये मेरिट प्रिंसिपल आता है, ठीक है। अब जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस रखेगी कि ये वाली जो पोजीशन है इसमें आने के लिए एक व्यक्ति को किस प्रकार का कैलिबर, किस प्रकार की कॉम्पिटेंसी रखनी है। और ये बात तो इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन तो करना ही है हमने, कि ए पर्सन में आ गया, फिर ये लेवल अप हो गया, मैनेजर बन गया, फिर सो एंड सो फॉर्थ करते करते डायरेक्टर की पोजीशन या फिर हेड डायरेक्टर, जहां भी आपका पोजीशनिंग है वो बनाना जरूरी है। और दिस इज ऑल्सो देयर रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन, मतलब जो पहले ही अगर हमारा कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा है और उसकी क्षमता है तो उनको वहीं से हमने कंपनी के अंदर से ही उसको हायर पोजीशन में हमने लाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रमोशन। अगला हमारा तीसरा फंक्शन आ जाता है जो हमारे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, वो है सैलरी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो इसका क्या देखो क्यों सैलरी स्ट्रक्चरिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक साउंड सैलरी सिस्टम क्या है, वो इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज को फील हो कि हाँ they are rewarded, उनको उनका रिवॉर्ड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट दे आर गिविंग टू द रिसोर्स, ओके। जो ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए, उसका उनको अपोजिट में उनको
रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है एक साउंड पे सिस्टम के लिए? सबसे पहला सिंपल और रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जो पे है वो डायरेक्टली इक्वल हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज जो निभा रहा है हमारा व्यक्ति किसी भी पोस्ट में जो वो है, ठीक है, स्पेसिफिक पोस्ट के हिसाब से। अब ये पेमेंट जो है वो देखी जाएगी कितनी देनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस है, और कंपेरेबल सैलरीज इन अदर ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर की सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी है, तो वो एक स्पेसिफिक अगर वो एक प्राइवेट एरिया में काम कर रहा है तो उसको कितना अर्निंग है, गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो कितना है, वो इंडिविजुअली काम कर रहा है तो कितना है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल अपोलो में काम कर रहा है तो कितना है, संजीवनी में काम कर रहा है तो कितना है। तो देर मतलब कंपेयर कर रहे हैं डॉक्टर की सैलरी। सिमिलरली लॉयर है या फिर कोडर है या इंजीनियर है, वेबसाइट बिल्डर है, सो डिफरेंट डिफरेंट वे में उनका वो हमने देखना है, ठीक है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन की पावर एंड एडिक्वेसी, कि कितना हाँ परफेक्टली प्रोवाइड किया जा रहा है मार्केट रेट के हिसाब से, ये जो है स्टैंडर्ड टास्क है एक साउंड स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी के, ठीक है। देन ये सब अगर है, ये जो सिस्टम हमने पूरा अच्छे से निभाया, तो क्या होगा, एक वेल एडमिनिस्टर्ड कंपनसेशन प्लान जो ये बनेगा स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनकी लॉयल्टी बढ़ाएगा, वो अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और प्रोडक्टिव भी ज्यादा रहेंगे कि भाई हमें तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे मित्रों, हम करेंगे मन लगा के काम। अब आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिए, आई होप ये स्केचेस आपको दिक्कत नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा और एक मुख्य फंक्शन आ जाता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो है एम्प्लॉयज वेलफेयर, एम्प्लॉय का वेलफेयर। ये होती है टॉप प्रायोरिटी। एक जो गुड पर्सनल सिस्टम है वो क्या प्रायोरिटाइज करता है कि जो उनके एम्प्लॉयज है उनके फिजिकल एज वेल एज मेंटल जो वेलबींग है, उनकी हेल्थ है, वो परफेक्ट रहे, वो अच्छी रहे, ताकि एम्प्लॉयज क्या कर सके, गुड परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार के मेजर्स आते हैं, किए जाते हैं इस फंक्शन के अंदर? इसमें आता है फ्रिंज बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स विच इज इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडे दे दिया, लीव एंटाइटलमेंट दे दी कि ठीक है हफ्ते महीने में आपको 2 छुट्टियां, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम संडेज एंड फेस्टिवल हॉलीडेज। एजुकेशनल फैसिलिटीज दे दी, ठीक है, कि चलो आप अपना, अगर आप ग्रेजुएट हो आपने और अपने ऊपर पढ़ाई करनी है तो वो भी आप कर सकते हो साथ में, और साथ में ट्रैवल कंसेशंस भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। देन फिजिकल कंडीशंस, सेफ्टी या हेल्थ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, विच इज इंक्लूसिव ऑफ पिकनिक में लेकर गए या ट्रैकिंग पे लेके गए, मेडिकल एग्जाम्स हुए, टेस्ट करवा रहे हैं, और प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन भी है कि हाँ काम कर रहे हैं, जेल में नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। देन इवन जेल में भी लाइटिंग इज इम्पोर्टेंट। और डिसिप्लिन, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होना जरूरी है, कोई उसको अपोज करे, उसके कॉन्ट्ररी में जाए तो पेनल्टीज होनी चाहिए, वार्निंग होनी चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, डिसमिसल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी और मोराल को बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कमेंट के लिए एक होमवर्क है, लेट्स सी हु इज एक्चुअली रिलीजियसली स्टडीइंग। कमेंट पे आप बताओ कि कौन सा ऐसा लीगल एक्ट है, ठीक है, जो वर्क प्लेसेस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। Then let's see who is studying religiously. Then comes retirement schemes का भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, इसमें भी लीगल चीजें आपकी आ जाती हैं, ठीक है, फॉर अ लॉ स्टूडेंट इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रॉपर स्कीमिंग होनी चाहिए जिसमें पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल फैसिलिटीज का सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। मैटरनिटी लीव होती है, पैटर्निटी लीव का भी आजकल चलन है, वो भी है, ठीक है, होना भी चाहिए। सो ताकि लोग जो है, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अपनी दिनचर्या, अपनी रोजी रोटी तो कर ही सके, लेकिन साथ ही साथ उसे आजादी हो किस चीज से, डर से कि मैं ओल्ड एज में कैसे गुजारा करूंगा। ये अगर चीजें हैं, ऐसा सिस्टम है, तो वो जो है टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ बनाए रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये सेम, ये जो एक्ट है यहाँ पे मैंने बोला, ये यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए भी सर्टेन कमिटीज बनानी आवश्यक है, ठीक है, सिस्टम बनाना आवश्यक है। जो अगर कोई एम्प्लॉय है, उनको कोई दिक्कत आती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में दिक्कत है, एम्प्लॉय सिस्टम के बीच में दिक्कत है, तो वो अपनी आवाज अपनी निकाल सके, और मतलब अपनी आवाज प्रस्तुत कर सके, और उनके जो इंटरेस्ट है वो देखे जाए, ठीक है, इंश्योर हो कि वो
आए काम पे, ठीक है। काम पे इन द सेंस उनके इंटरेस्ट को भी सुना जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए व्हाट दे नीड। इसमें ना एक एग्जांपल आया है, वोकल एम्प्लॉय एसोसिएशंस बनना भी बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट हैज बीन स्टेटेड अंडर दिस फंक्शन। अब हमारा आ जाता है सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे पहला ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। जितने भी हमारे डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स है, पर्सनल हो, मनी हो और मटेरियल, मेजरली ये तीन, इसमें हमारा जो पर्सनल है, जो ह्यूमन एलिमेंट है, वो ही डिटरमाइन करता है कि जो भी काम हो रहा है डेवलपमेंट का, उसमें कितनी क्वालिटी में होगा और कितनी क्वांटिटी में होगा। इफेक्टिवनेस का मुद्दा आ जाता है जब कहा जाता है कि अगर आपके पास ना मशीन भी एकदम पुअरली बनी हुई मशीन जो चलती नहीं है, वो भी अगर इमेजिनेटिव और डिवोटेड, मतलब हाँ दिल से काम करने वाले स्टाफ द्वारा चलाई जाए, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा। लेकिन अगर सोचो आपका एकदम मतलब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत अच्छी मशीनरी है, सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अगर मीडियोकर या अंडरली स्किल्ड पीपल आर देयर हु आर वर्किंग, देन वो इफेक्टिव नहीं होगा। फिर आ जाता है डेवलपमेंट की प्री रिक्विजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़िया करना है तो उसमें इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी बहुत जरूरी है। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, उसका प्रोग्रेस कैसे होगा, और वो किस प्रकार से और अपलिफ्ट किया जाएगा विद द पैसेज ऑफ द मॉडर्नाइजिंग टाइम, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ही डिटरमाइन करता है, ये एक प्री रिक्विजिट है एक इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। देन कम्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स एक नेशन का क्या होता है, उसके लोग होते हैं। इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम ह्यूमन में करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में करेंगे, ट्रेनिंग के थ्रू, करियर प्लानिंग के थ्रू, that becomes very important and that would be very good output providing one। तो ये बहुत वाइटल हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हाई मोरल बनाए रखने के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और करियर प्रोवाइड करना, जो साथ ही साथ तरक्की तो लाएगा ही, बट एट द सेम टाइम इट विल डू ह्यूमन वेलफेयर एज वेल। देन हमारे आ जाते हैं की फैक्टर्स जो पब्लिक सर्विस एफिशिएंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला, क्वालिटी ऑफ टैलेंट अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड। उनको जो क्वालिटी है, जो लोगों की जो काम करते हैं उनको अट्रैक्ट करना, भर्ती करना, उनको रिटेन करना, कैसे, प्रमोशन प्रोवाइड करके। फिर आता है नेचर ऑफ ट्रेनिंग एंड वैल्यूज एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग के थ्रू उनके स्किल्स को अपलिफ्ट करना और साथ ही साथ उनको प्रमोशन देना, साथ ही साथ वैल्यूज और मोटिवेशन, वैल्यूज प्रोवाइड करना, कंडक्ट प्रॉपर रखना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना रिवॉर्ड्स के थ्रू, वर्किंग के थ्रू, ठीक है। देन स्टाइल ऑफ सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय के बीच में। देन ARC ऑब्जर्वेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये कहा कि सिस्टम को रैशनल होना चाहिए ताकि ऑप्टिमम, मैक्सिमम जितना हो सके उतना यूटिलाइजेशन वो कर सके ह्यूमन रिसोर्स का, ताकि वो कम्युनिटी के लिए ही एडवांटेजियस हो। फिर हमारा अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, इनके मीनिंग और टाइप देखेंगे। पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोजीशनिंग को, मतलब देयर हैज बीन डिवीजन ऑफ पोजीशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन पोजीशंस बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल इन दैट पोजीशन हैज टू होल्ड। फिर आ जाता है क्लास। अब क्लास क्या है, क्लास ग्रुप ऑफ पोजीशन है। पोजीशन के अंदर क्लास नहीं आ रहा है, क्लास के अंदर पोजीशन आ रही है। मल्टीपल पोजीशंस को एक साथ लाया जाता है जो क्लास बनती है, जिसमें मतलब ना which is sufficiently alike to justify common treatment in employment process। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे इसमें ना A कैटेगरी, B कैटेगरी, उस हिसाब से पेमेंट सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो है, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल वैल्यू। जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है वो हमारे सिस्टम को, वो क्या है, ऑर्डर लाती है सिस्टम में, ठीक है। वो यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट करने की क्षमता लाती है और सैलरी डिटरमाइन करती है, प्रेस्टीज स्टेटस डिटरमाइन करती है और अथॉरिटी डिटरमाइन करती है इंडिविजुअल की।
फिर आता है फाइनर्स व्यू, इंपॉर्टेंट क्योंकि स्कॉलरली व्यू है। तो ही सेज दैट efficiency in recruitment and rational promotion system depends entirely upon the proper classification। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉपर है तो ही जो रिक्रूटमेंट है परफेक्ट होगा, रिटेन करते हुए हायर पोजीशंस प्रोवाइड की जाएंगी, यंगर टैलेंट को रिक्रूट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो ये हमारे कैलिबर वाले पीपल हैं उनके प्रमोशन भी रैशनली हों। फिर हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें है पोजीशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो प्रेवलेंट है, ये कहाँ प्रेवलेंट है, कहाँ पे चल रहा है, यूएसए, कनाडा, जापान में। इसमें क्या फोकस है, प्रिंसिपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल काम किया इक्वल पेमेंट मिलेगा, ठीक है। रैंक और सैलरी डिपेंड करती है किस प्रकार का फंक्शन है और किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्सन जो वो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसके ऊपर। इसमें जो पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सैलरी मिलेगी, आप क्या काम कर रहे हो, रादर देन अ पर्सनस टाइटल। ग्रेड क्या है, दिस डोनेट्स, अब इस पोजीशन में ना, ये पोजीशन क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक है जिसको ग्रेड कहा जाता है। इस ग्रेड में सारी क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर पोजीशन है, मतलब मल्टीपल पोजीशन, पोजीशन 1, सोचो अगर 10 पोजीशन है ना, सोचो हम कर लेते हैं, यहाँ पे 5 पोजीशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे कितनी आ रही, 4 आ रही हैं, 5 कर देते हैं। तो इसमें माना जाता है कि 3 जो है ये हमारी क्लास 1 हो गई, क्लास हो गई, और ये हमारी क्लास, सोचो ये ऊपर वाली क्लास 1 हो गई और नीचे वाली क्लास 2 हो गई। तो देखो क्लास के अंदर पोजीशन आ रही है, ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 2। सो क्लास के अंदर पोजीशन आ रही है, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पे बोला जाता है दिस डिनोट्स ग्रेड, ग्रेड जो है इट डिनोट्स ऑल क्लासेस ऑफ पोजीशन इवन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर इन डिफिकल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेड कैसा है, मतलब सोचो ऐसी मल्टीपल क्लासेस है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने और वैसे मल्टीपल क्लासेस है। तो इस क्लास में, इन मल्टीपल क्लासेस में सोचो इस प्रकार के 3 और क्लासेस हैं, तो इन क्लासेस में इनका जो वर्क है उसकी डिफिकल्टी को देखते हुए, सिमिलैरिटी को देखते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए ग्रेड सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट ग्रेड स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना, परंतु दैट इज हाउ इट इज देयर। देन यूनिफॉर्म जॉब लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंड ये क्यों है, सबके लिए सिमिलर प्रकार का सिस्टम रहेगा, क्यों, ताकि इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो सके। और फाइनली हमारा आ जाता है रैंक क्लासिफिकेशन, ये कहाँ पे फॉलो हो रहा है, इंडिया, फ्रांस और ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन से ही आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में भी ये ट्रेडिशनली अडॉप्ट हो गया है ब्रिटिश टाइम से, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रेडिशनल हायरार्किकल सिस्टम है, समहाउ इट इज सिमिलर टू द आर्मी। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी स्टेटस और सैलरी है ना, वो डिटरमाइन करती है कि वो मतलब किस प्रकार से डिटरमाइन होती है कि किस प्रकार की सर्विस आपको दी गई है आफ्टर रिक्रूटमेंट। व्हेंस यू हैव रिक्रूटेड, यू आर वर्किंग इन दिस सेक्टर और दैट सेक्टर, इवन इफ यू, फॉर एग्जांपल आईएएस है, ठीक है, वेदर जो इंडिविजुअल है वो सेक्रेटरीट में काम कर रहा है या कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, उस हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। और ये जो सैलरी और स्टेटस का सिस्टम है ना, ये किस प्रकार से बेस्ड है, जॉब परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ड है विद इन अ क्लस्टर, अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पोजीशंस के बीच में, ठीक है, सेम रैंक के जो लोग हैं काम करते हैं उनके बीच में। एंड नाउ वी कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन में हमारी बुक हमें यही कहती है कि देखो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को ना कॉन्स्टेंटली अपने आप को ना, अपना जो ओरिएंटेशन है, अपना जो देखने का नजरिया है, पॉलिसीज बनाने का जो सिस्टम है, उसको एकदम चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज की नीड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है, जो अब यू नो who now value challenging task and participation over mere job security, मतलब उनको काम करने में भी ज्यादा है कि नहीं, हम सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें काम भी करना। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, उनका वेलफेयर भी सेंट्रल एक्टिविटी, टॉप प्रायोरिटी बन चुकी है आज के डेट में, जिसके ऊपर एम्फेसिस, ग्रेटर एम्फेसिस करने की आवश्यकता है। और इस विद अ ग्रेटर एम्फेसिस, साथ ही साथ देखो, पहले तो हम लोगों ने एम्प्लॉय वेलफेयर है, साथ ही साथ जो उनका ट्रेनिंग है और उनका सेल्फ डेवलपमेंट इसके साथ एडिशनली ऐड होता है आज के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शंस है रिक्रूटमेंट के, ट्रेनिंग के, प्रमोशन के, कल्चरल स्ट्रक्चर, सॉरी सैलरी स्ट्रक्चर के, दीज आर heavily interdependent, एक साथ जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ देमसेल्फ। और एक को अगर हमने नेग्लेक्ट कर लिया तो हमारे
बाकी की चीजें भी इफेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक हमने आपको जो बताया, एक स्कॉलर ने कैसे कहा कि सैलरी जो क्लासिफिकेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज उसी में प्रमोशन और रिक्रूटमेंट डिपेंड करता है। तो दैट इज हाउ दीज आर इंटरकनेक्टेड। सो अल्टीमेटली किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी ब्यूटीफुली वो इफेक्टिवली जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है वो हैंडल करती है पर्सनल फंक्शंस को, जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं उनके फंक्शंस को, ताकि वो एम्प्लॉइज और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को इक्वली फुलफिल कर सके। अब हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कमेंट करके डाउट आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जो मैंने आपको प्रश्न बताया वो भी आप बता सकते हैं, और कुछ आपको पढ़ने का चाहिए तो आप बताइए, हमारे पास टाइम हम बना देंगे। और बी पैक 113 का भी हमने पूरा कोर्स बना दिया है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, 4 रुपए कमा लेंगे, वैसे लग तो नहीं रहा है बट स्टिल ओके। आई होप आई हेल्प यू एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल ऑल्सो। थैंक यू।